हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। ये आपने शायद आई थिंक 8th में भी पढ़ा है दैट फोर्स इज अ पुल और अ पुश। यानी फोर्स क्या है, एक धक्का है या एक खिंचाव है ना। बट यहाँ पे इसको और हम लोग और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, फोर्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि है क्या फोर्स वाकई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन समझा देते हैं फोर्स की। That force is an external effort in the form of pull or push that changes or tends to change motion of moving body or dimension। मतलब क्या कह रहा है ये कि फोर्स जो है, ठीक है, वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है। यानी एक एक्सटर्नल हम उस पर किसी बॉडी पे एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, या तो उसे खींच रहे हैं या तो उसे पुश कर रहे हैं यानी धक्का दे रहे हैं, जो चेंज कर रहा है या कोशिश कर रहा है चेंज करने की किसी बॉडी के मोशन को। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन को या उसके डायमेंशन को यानी कि शेप और साइज को, ठीक है, तो उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसे हमने क्या कहा, फोर्स का। ठीक है, क्या कहा उसे हमने, फोर्स का। अच्छा, अब फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स काम क्या करता क्या है, मतलब कि ये या तो कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मोशन में ला देगा, या कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कर देगा, है ना। उसको आप ऑपोजिट साइड में उसके फोर्स लगाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक जाएगा, है ना, आपने एफर्ट किया तो। अच्छा, तो फोर्स ये करता है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ये पेन रखी हुई है ना। अब इस पर जब हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया ना, देखिए मैंने इसको हाथ से छुआ तो क्या वो बॉडी में मूवमेंट आ गया, यानी फोर्स ने क्या किया, उस बॉडी को मूव कर दिया। यानी ये क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट हमने लगा दिया जो बॉडी को पुल किया। और या अगर हम इसको ऐसे उठाएंगे तो मैंने इसको पुश कर लिया, है ना, सॉरी ले लिया अपनी तरफ, पुल कर लिया। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर अगर हम इस तरह से धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं या उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करें जिससे बॉडी के मोशन में चेंजेस हो रहे हैं या उसके आकार में चेंज हो रहा है, ठीक है, शेप में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहिए कि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, सपोज आप दीवार को धक्का दे रहे हो, है ना, आप पुश करें, पूरा फोर्स आपने लगा दिया पूरा, बट वॉल इज़ नॉट शिफ्टिंग, दीवार तो खसक नहीं रही है ना। क्यों नहीं खसक रही है बताइए। अब उसको इतना ज़्यादा पुश कर रहे हो, इतना तेज धक्का लगा रहे हो, फिर भी दीवार तो नहीं शिफ्ट होगी ना। वाई, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर ज़मीन से भी उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसे उसने अपनी तरफ बांध कर रखा हुआ है ना, और आपका फोर्स उस फोर्स के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वॉल क्या हुई, वॉल बिल्कुल भी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हिले डुलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब फोर्स के इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप करता है। ठीक है, चलिए जैसे हमने मान लिया कि आपका जो फ्रेंड है वो चला रहा है साइकिल से, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको आगे से जा करके स्टॉप कर दिया, रोक दिया, हैंडल उसकी पकड़ ली, ठीक है, तो वो रुक गया। या हम कहें कि बॉल आ रही है और आपने उसको कैच कर लिया, मूविंग बॉल को आपने क्या किया, कैच कर लिया, बॉल रुक गई, है ना। अच्छा, मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अभी मैंने आपको बताया था एक पेन है उसको हमने मूव करा दिया, है ना, फोर्स अप्लाई किया, मूव कर दिया। चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, आप साइकिल चला रहे हैं, आपने और फोर्स से पैडल मारा तो आपके साइकिल की स्पीड क्या है, बदल जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, आप अपनी साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जैसे आपने साइकिल के हैंडल को चेंज किया, मूव किया, है ना, आप जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, वैसे आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में मूव किया तो आपने फोर्स अप्लाई किया ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करते ही क्या हुआ कि अब जो है लेफ्ट साइड में आपकी साइकिल मूव हो गई, है ना। ओके, अच्छा, नाउ चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, अब शेप की हम बात करते हैं। शेप कैसे भाई, आप डॉ लिया, डॉ आटे का लोई, है ना, आपने उसको दबाया, उसका शेप चेंज हो गया। रबड़ की बॉल लिया, उसको दबाया, आपने शेप चेंज हो गया, है ना। ठीक है, बलून दिया, उसको दबाया, शेप चेंज हो गया, वो बर्स्ट हो गया। देन यू कैन चेंज द बॉडी, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ठीक है, तो फोर्स अब क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फोर्स क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये कैसे है ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे है, ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चलो ठीक है कैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। ये दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड
क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्सेस दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स जहाँ पर हम किसी बॉडी पे कई फोर्स लगा रहे हैं और उसके बाद जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो क्या हो, ज़ीरो हो जाए, तो उससे क्या होगा, बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इफेक्ट उस बॉडी पर नहीं पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल पर, है ना, तो वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने पूरा जोर लगा दिया, जितना खाया पे आपने सब पूरा फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन ग्राउंड से भी तो एक फोर्स लगा हुआ है जो उसे गिरने नहीं दे रहा है। आपके पसीने छूट जाएंगे लेकिन फिर भी वो बॉडी जो है इधर से उधर नहीं हिलेगी, है, दैट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स क्या, वो ज़ीरो हो गया। ठीक, अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स का जो नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। यानी अब क्या होगा, अगर नेट फोर्स आप किसी अनबैलेंस्ड फोर्स आप किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो बॉडी इधर से उधर हिल जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि पेन की, कि इस पेन पे अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा तो बॉडी में मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया, अब जो एक तरफ से हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, एक तरफ से कम फोर्स लगाया, तो बॉडी में मूवमेंट हुआ ना, दैट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। इसे हमने क्या कहा, अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो इसमें नेट फोर्स हमारा जो होता है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होता, किसी न किसी तरफ का फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और इससे क्या होता है, बॉडी मूव कर जाती है ना। ठीक है, तो फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। जैसे जैसे अब आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप इनको पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, ओके, चलिए, ओके ना। अब जो बैलेंस्ड फोर्स है हमारा, ठीक है, वो क्या कर सकता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या नहीं कर सकता है, थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने बताया कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स उस पर कुछ भी एक तरह से नहीं लगेगा। वाई, बिकॉज क्या होगा, नेट फोर्स आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया, तो उस पर कोई भी कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए बॉडी क्या होगी, बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, है ना। बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स है तो या तो वो अपने स्टेट रेस्ट के पोजीशन में आ जाएगी या उसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बैलेंस्ड फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी के स्पीड को या डायरेक्शन को, ठीक, किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को या डायरेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, बट अनबैलेंस्ड फोर्स कर सकता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये काम कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो फोर्स जो होता है, हमने अगर कहा कि जो किस पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है, ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ए। तो F इज इक्वल्स टू m है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन और जो है वो हम आगे न्यूटन्स लॉज में देखेंगे। तो F इज इक्वल्स टू m है, तो ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स का। इसकी यूनिट क्या हुई, m4 kg, a है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, यानी न्यूटन क्या हुआ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हुआ। CGS यूनिट इसकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई, जिसे हम डाइन भी कहते हैं। ठीक है, एक न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। इसकी कुछ और भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ मिलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जानिएगा। इसको ये kgf लिखा रहता है या kg वेट लिखा रहता है। ठीक है, क्या है, kgf लिखा रहेगा या kg वेट। जहाँ kg वेट लिखा हो, ठीक है, उसे आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी फोर्स की वो न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ग्राम एफ लिखा होगा या ग्राम वेट लिखा होगा तो उसे भी आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डाइन में चेंज जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमने मान लिया कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 20 kg वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब 20 kg वेट, अभी मैंने आपको बताया कि क्या, जहाँ kg वेट हो आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.8 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आपका आ जाएगा 20 × 9.8, यह आंसर आपका न्यूटन में आएगा। इसी जैसे 5 ग्राम वेट है तो 5 × 9.8 ये डाइन्स में आएगा। ठीक है, तो अब आप कन्वर्ट करना आपको समझ में आ गया है, अब आप कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं पे अब हमारे लॉज आगे के डिपेंड करेगा। जो आपका पहला लॉ है न्यूटन का,
ठीक है, वो इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए आपको इसको समझना बहुत एसेंशियल है। तो ये जो है, जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि रुकी हुई है, ठीक। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें मोशन कैसे आएगा? जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, तभी उस बॉडी में मोशन आएगा, ठीक। जैसे हमने मान लिया कि टेबल पे कोई बॉडी रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, साइंस में तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि आप एक डब्बा भी रख दोगे तो दैट विल बी बिहेव एज अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने क्या किया, एक टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिब्बा रखा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं कि उस पर एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम उस पर एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं तो व्हाट हैपन्स कि उस बॉडी में मूवमेंट आता है। अब ये जो एक्सटर्नल एफर्ट है आपका, वो क्या होना चाहिए, उसके मास से ज़्यादा होना चाहिए ना, ठीक है। अगर उससे मास से कम होगा तो बॉडी में तो मूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो अपनी कंडीशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करता है ना। उसमें मूवमेंट तभी होता है जब हम उससे मास से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इस गुण को क्या कहते हैं, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द गिवन स्टेट, वो अपने स्टेट में ही रहे, उस स्टेट को मेंटेन करके रखे, उसी को हमने इनर्शिया कहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी बॉडी में, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता तो होती नहीं कि वो अपने आप को स्टेट को चेंज कर लेगी, है ना, ठीक है। तो उसकी वो टेंडेंसी जो होती है वो इनर्शिया कहलाती है, ओके। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक 5 ग्राम का मास है, बॉडी है, ठीक, ऑब्जेक्ट, और एक 50 ग्राम की बॉडी है। ऑब्वियसली अब आप बताइए किस पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा। अब 5 ग्राम की बॉडी पे आप थोड़ा भी ज़्यादा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें मूवमेंट हो जाएगा, है ना। 50 ग्राम की बॉडी पे अगर आप 5 ग्राम के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या उसकी बॉडी में मूवमेंट होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज फोर्स बहुत थोड़ा है ना। तो हमें क्या होगा, उस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 50 ग्राम्स की अगर बॉडी, तो उसको हम 50 ग्राम के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करें, है ना, तभी तो आप उस बॉडी को मूव कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या मतलब निकला कि यानी अगर जितना ज़्यादा वेट होता जाएगा हमें उतना ही ज़्यादा उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यानी जिस भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उस बॉडी की इनर्शिया जो होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि हम एक बुक ले रहे हैं, ठीक है। हमने उस बुक को लिया और एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, सिंपल है। लेकिन एक हमने बॉक्स लिया जो टोटली टाइट है, बड़ा सा बॉक्स है और उसमें पूरे बहुत सारे थिंग्स जस्ट फिल अप इन दैट बॉक्स, ओके। बहुत सारे आपके कपड़े और सारे सामान उसमें भरा हुआ है। अब वो बॉक्स को क्या आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख दोगे? नहीं रख पाओगे। वाई? बिकॉज अब उस बॉक्स का इनर्शिया ज़्यादा हुआ। किससे ज़्यादा? उस बुक से ज़्यादा, है ना। बुक का इनर्शिया कम हुआ लेकिन बॉक्स का इनर्शिया ज़्यादा हुआ। तो बॉक्स के को हिलाने के लिए, बॉक्स की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। यानी इनर्शिया किस पे डिपेंड किया? मास पे डिपेंड किया, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड किस पे किया? मास पे किया, क्योंकि मास जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो इनर्शिया है हमारी, ठीक है, ये इनर्शिया 3 तरह की है, ठीक है। कितने तरह की है? 3 तरह की है। कौन कौन सी है? पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 3 तरह की इनर्शिया होती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप समझिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब कि कोई बॉडी अगर रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। यानी वो बॉडी क्या है, वो रेस्ट में ही रहेगी,
तो दिस इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसमें अपने आप कोई भी आपके नॉन लिविंग थिंग है तो उस पर तो कुछ ऐसा है नहीं कि उसके अंदर कुछ जान आ जाएगी और वो मूवमेंट शुरू कर देगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अच्छा, अब जैसे आप एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप बस में बैठे हैं, है ना, एग्जाम्पल है, आप बस में बैठे, आपने कई बार बैठे होंगे तो आपने ये देखा होगा, जैसे ही बस चलना शुरू करती है आपको एक जर्क लगता है, धक्का लग जाता है और बस रुकती है, तब भी ये क्या है, ये सब इनर्शिया के एग्जाम्पल है। चलिए तो आज इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस अचानक चलती है तो क्या होगा, ठीक है, आपको जर्क लगेगा, है ना, धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट की पोजीशन में हैं, है ना। आप बस के साथ क्या है, बस के साथ आप रेस्ट की पोजीशन में हैं। अब जैसे ही बस में मूवमेंट शुरू होता है, आपकी वो बॉडी जो बस से क्या है, कांटेक्ट में है ना, बस से कांटेक्ट में, उसमें भी मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर सर में, आपके ऊपर की बॉडी में क्या होगा, एक धक्का लगेगा, है ना, वो भी मोशन में आने की कोशिश करने लगेगा। दिस इज क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, है ना। अपने आप तो वो मोशन में जाएगी नहीं, लेकिन अगर वो मोशन में जा रही है तो अपने मोशन को चेंज नहीं करेगी। जिस मोशन में वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, तो वो यूनिफॉर्मली ही मूव करती जाएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जस्ट उल्टा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब बस मूव कर रही है और आप भी उसमें बैठे हैं ना, चलती हुई बस में आप हैं, और सडनली क्या वो बस रुक जाती है। जैसे ही बस रुकती है आपको फिर झटका लगता है ना, यू अगेन फील द जर्क। वाई नाउ, वाई यू फील द जर्क? रुकने पे भी जर्क लग रहा है, चलने पे भी जर्क लग रहा है। चलने पे तो आपने समझ लिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, अब रुक रही है, वाई, क्यों? अब इसलिए आपको जर्क लगता है बिकॉज अब बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। अब जब बस के साथ बॉडी भी मूव कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जब बस के साथ बॉडी भी मूव कर रही है, अचानक आपकी बस तो रुक जाती है, लेकिन बॉडी अभी भी हमारी क्या है, मूविंग स्टेट में ही है, तो उसको रेस्ट में आने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं, कुछ समय लगता है ना। दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखते हैं। चलिए अब आप अगेन यू आर सेटिंग द बस, हम लोग बस का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप फिर से बस ही में हैं, ठीक है। अब बस हमारी जा रही है और बस मूव कर रही है किधर, इधर, यानी कि लेफ़्ट साइड में। जब बस लेफ़्ट साइड में मूव कर रही है तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरने लगते हैं, है ना, उसके ऑपोजिट, जैसे आपको एक फोर्स अप्लाई होता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बस जब इधर जाएगी, राइट साइड में मूव करेगी, तो भी आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड में गिरने लगेंगे, है। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। तो ये हमारे इनर्शिया हो गए। अब जो नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।